उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 11 जिलों की 66 सीटों पर बुधवार यानी 15 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बदायूं जिले की सीटों पर मतदान होना है। सोमवार की शाम इन जिलों में प्रचार थम गया। वैसे तो दूसरे चरण में 67 सीटें हैं, लेकिन सपा प्रत्याशी के निधन के चलते आलापुर विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया। इस सीट पर चुनाव अब 9 मार्च को होगा। दूसरे चरण में कुल 719 प्रत्याशी मतदान में हैं और नेताओं के तमाम वादे और दावों के बाद अब मतदाताओं की बारी है। दूसरे चरण में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार जीत को काफी हद तक तय करते हैं। इसी चरण में रामपुर में चुनाव होना है, जहां देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता रहते हैं। दूसरे चरण के कई जिले ऐसे हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस जिलों में शानदार प्रदर्शन किया था। दूसरे चरण में मतदान वाली 67 सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को 34 सीटें मिली थी, जबकि दूसरे नंबर पर रही बसपा को 18, बीजेपी को 10, कांग्रेस को 3 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। वहीं उत्तर प्रदेश अपने दूसरे दौर की वोटिंग के लिए तैयार है। इस बार यूपी में कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर चुनाव हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि किन मुद्दों को जनता हाथों हाथ लेती है और कौन से मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। उत्तर प्रदेश अब विधानसभा चुनावों के दूसरे रण के लिए तैयार है। 15 फरवरी को दूसरे चरण के लिए 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान होंगे। राज्य में त्रिकोणीय मुकाबले की बनी तस्वीर के बीच एक एक सीट मायने रख रही है। इसीलिए तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने खुद को प्रचार में झोंके रखा। उन मुद्दों से जनता के जहन में उतरने की कोशिश की जो वोट दिलाने वाले साबित हो सके। बीजेपी नोटबंदी को भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने वाला बताते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे को भी प्रचार में उभारती रही। स्थानीय मुद्दे के तौर पर बीजेपी किसानों के गन्ना और अनाज का भुगतान नहीं होने का आरोप राज्य की सपा सरकार पर मढ़ती रही। बीजेपी और बीएसपी दोनों ने राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर सपा गठबंधन पर हमला बोला। मायावती ने अपनी रैलियों में इस पर लगातार जोर दिया कि उनकी सत्ता आने पर यूपी में कानून का राज कायम होगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार आरक्षण खत्म करने की साजिश में लगी है। मायावती और अखिलेश यादव दोनों ने अपनी रैलियों में नोटबंदी के लिए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। इसे जन विरोधी फैसला करार दिया। अखिलेश अपनी रैलियों में मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और डायल 100 जैसी योजनाओं का जिक्र कर अपनी पीठ थपथपाते रहे। और जो लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी सरकार में 5-5 मुख्यमंत्री हैं। बताओ उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं लाए तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। और फिर सावधान रहना, वो पत्थर वाली सरकार से भी। अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस को कड़ी से कड़ी सजा दी। समाजवादी पार्टी के सारे सपने चूर चूर कर दिए। उसके बाद भी आप सुधरने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे चरण में जिन 67 सीटों पर चुनाव है, उन सीटों पर 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो सपा को 34, बीएसपी को 19, बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। 2013 के मुजफ्फरनगर और शामली दंगों के साये में हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां अपना कमल खिलाया था। सवाल है कि इस बार मतदाता किसे गले लगाएंगे, वो किन मुद्दों को जहन में रखकर अपना वोट देंगे। कहीं सामाजिक समीकरण के आधार पर होने वाला ध्रुवीकरण जनता से जुड़े असली मुद्दों पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे। सचिन भाटिया, एपीएन, नोएडा। तो वहीं दूसरे चरण प्रचार खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब तीसरे और चौथे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सपा, कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी के स्टार प्रचारक अब अगले दौर के चुनाव वाले जिलों का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती कानपुर और लखनऊ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। मायावती की पहली जनसभा आज कानपुर में होगी, जबकि दूसरी जनसभा लखनऊ के दुबग्गा बाईपास के पास होगी। 15 फरवरी को मायावती रायबरेली और बाराबंकी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज तीसरे चरण के चुनाव वाले जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। अखिलेश यादव आज फर्रुखाबाद, कन्नौज और हरदोई में चुनावी रैलियां कर सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शिवपाल यादव का प्रचार करने जसवंत नगर पहुंचे सपा संरक्षक मुलायम सिंह ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। उन्होंने इटावा की सदर सीट से चुनाव लड़ रहे लोकदल के एक प्रत्याशी को मंच पर बुलवाकर आशीर्वाद दे डाला। मजे की बात यह कि इस सीट से सपा का उम्मीदवार भी मैदान में है। अखाड़े के उस्ताद मुलायम सिंह के दांव पेच अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहे हैं। पहले चरण में सपा के प्रचार से दूर रहकर नेताजी अपने भाई के लिए वोट मांगने पहुंच गए। मुलायम सिंह ने भाई का धर्म निभाया, लेकिन ताका की रैली में बेटे का नाम एक बार भी नहीं लिया। उन्होंने गठबंधन का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन सरकार के काम खूब गिनाए। और तो और रैली में इटावा की सदर सीट से लड़ रहे लोकदल के प्रत्याशी आशीष राजपूत को मंच पर बुला लिया और दिल खोलकर आशीष दिया। ये उनका प्यार है मेरे ऊपर। वो चाहते थे कि इटावा में हमारी कम्युनिटी का 54,000 वोट है और नेताजी ने पहली बार इटावा में लोधी राजपूत गरीब लड़के को नेताजी ने एमएलए बना करके विधानसभा में पहुंचाया था। आशीष को आशीष देने की वजह भी है। आशीष राजपूत लोकदल के टिकट से चुनाव लड़ने से पहले सपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन सपा से टिकट न मिलने की सूरत में लोकदल चले गए। वहीं लोकदल ने नेताजी को अपना स्टार प्रचारक बना रखा है। सपा के बागियों को नेताजी के आशीर्वाद को मुलायम की अगली रणनीति का हिस्सा भी समझा जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव के चुनाव में नाकाम रहने की स्थिति में समाजवादी पार्टी की बागडोर क्या नेताजी खुद थामने की तैयारी में है? क्या मुलायम सिंह ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है? क्योंकि मुलायम सिंह को नेताजी यूं ही नहीं कहा जाता। रजत मिश्रा, एपीएन। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी सभा में लखनऊ कैंट से सपा प्रत्याशी अपर्णा यादव ने जनसभा कर लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान उनके मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और सपा के वरिष्ठ नेता अशोक वाजपेयी मौजूद रहे। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने मुलायम सिंह यादव की बहू और कैंट से सपा गठबंधन की प्रत्याशी अपर्णा यादव को अपनी बेटी बताते हुए जनता से उन्हें वोट देने की अपील की। वहीं मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपा प्रत्याशी के नाम का बटन दबाने से मोदी को करंट लग जाएगा। कैंट से बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी पर हमला करते हुए कहा कि वो बेटे की चाह में डूब गई हैं और अब कभी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगी। उधर बलिया के बांसडीह से 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। ये उम्मीदवार हैं लोकदल के नीरज सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार केतकी सिंह। आपको बता दें कि मुलायम सिंह और शिवपाल यादव ने नीरज सिंह को बांसडीह से सपा का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में अखिलेश ने राम गोविंद चौधरी को यहां से उम्मीदवार बनाया। ऐसे में नीरज सिंह के लोकदल से पर्चा भरा है, तो वहीं बांसडीह से बीजेपी ने इस बार गठबंधन के तहत भाजपा को उम्मीदवारी दी। तो केतकी सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा। केतकी सिंह ने कहा कि उनकी किसी से लड़ाई नहीं है और वो कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव में जीत हासिल करेंगी। प्रमुखता है बेरोजगारों को रोजगार देना और किसानों की हर मूलभूत सुविधा का व्यवस्था और उनके सुख दुख का साथी होना और विकास सातवार के मॉडल के तर्ज पे विकास करना। और भगवान और इंशाअल्लाह ने चाहा तो निश्चित तौर पे 11 तारीख का दिन हम लोगों का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की स्थिति यह है कि मैं पुनः चुनावी मैदान में आई हूं और मेरे साथ मेरी विधानसभा की जनता और कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग है और इस बार मैं बांसडीह में चुनाव जीतने जा रही हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से लड़ने आई हूं या किसी को हराने आई हूं। मैं स्वयं अपनी जीत की लड़ाई लड़ रही हूं। तो आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल निषाद अर्थी पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे। गोपाल निषाद का आरोप है कि बीजेपी ने पहले उन्हें टिकट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर देवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। इसी के विरोध में वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं और कफन बांधकर नामांकन किया। गोपाल निषाद ने राजनाथ सिंह पर टिकट कटवाने का आरोप लगाया। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के लिए 11 जिलों की 66 सीटों पर कल मतदान होने वाला है। मेरे सहयोगी अनामिका मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव तमाम जानकारी के साथ और बेहतर विश्लेषण के साथ। अनामिका,
कल अगली 66 सीटों पर चुनाव होने वाला है। बहुत अहम दोनों चरण माने जाते हैं और ये भी इसमें ज्यादा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही हैं। क्या चीजें एनालिसिस निकलकर सामने आ रहा है, स्थितियां कैसी रह सकती हैं? किस्मत दांव पर लगी है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो पहला तथ्य ये है कि सेकंड फेज में जितनी भी सीटें हैं उसमें पिछली बार साल 2012 में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। ज्यादातर सीटों पे 34 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि पहले फेज में कहा जा रहा था कि जाट आरएलडी के हिस्से में गए हुए हैं। बीजेपी बीएसपी की वहां पे अच्छी खासी फाइट थी, समाजवादी पार्टी थोड़ी पीछे थी। लेकिन सेकंड फेज में समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि सेकंड फेज के चुनाव में चाहे वो आजम खान हो या उनके बेटे अब्दुल्ला हो, इसके अलावा कमाल अख्तर हैं, अमरोहा से महबूब अली हैं, कांग्रेस से इमरान मसूद है, जतिन प्रसाद है, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा कुछ जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर समाजवादी पार्टी का ग्राफ कहां जाके रुकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सेकंड फेज के चुनाव को लेकर के हर राजनीतिक दल ने अपनी कमर कस लिया। हालांकि प्रचार थम चुका है, लेकिन बहुत सारे दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। और बदायूं से लेकर के कुछ जिले ऐसे भी हैं यहाँ पे अनंत, जो समाजवादी पार्टी के प्रभुत्व वाले जिले हैं। तो सेकंड फेज समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा, कांग्रेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इमरान मसूद जो कांग्रेस के विधायक, उनका एक बयान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बहुत ही मशहूर हुआ था, बोटी बोटी काटने वाला बयान। वो इमरान मसूद चुनाव में इस बार उतरे हुए हैं। राहुल गांधी कई मंच से उनको सपोर्ट भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सिर्फ गठबंधन को ही नहीं बल्कि बाकी दल जो वहां पे उस मुद्दे को एक बड़ा सियासी इशू बनाते रहे हैं, उनके लिए भी कम से कम कल जो वोटिंग होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, हमें कहा इसी चरण में रामपुर में भी चुनाव होना है, जहां देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता रहते हैं। तो वहां की समीकरणें कैसी रह सकती हैं? देखिए, रामपुर वैसे तो समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में, कि रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है, वो अपने आप में एक प्रांत है जहां पे सिर्फ आजम खान की हुकूमत चलती है। और इस बार तो चुनाव में सिर्फ आजम खान ही नहीं बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला भी मैदान में है। और आजम खान ने प्रचार भी किया है। हालांकि उनके साथ एक अच्छी बात यह है आजम खान के साथ कि रामपुर में विकास उन्होंने किया है, लेकिन इस बार आजम खान से भी नाराजगी लोगों में है। और चूंकि इस बार पिता और पुत्र दोनों ही मैदान में है, तो आजम खान के लिए इस बार की लड़ाई ना की लड़ाई है। तो यहाँ पे आजम खान के लिए को भी यहाँ पे फाइट करनी होगी। बिल्कुल रमिका, साथ ही साथ इसी कड़ी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी कानपुर और लखनऊ में आज चुनावी रैलियां करने वाली हैं। ये रैलियां कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं दूसरे चरण के चुनाव को देखते हुए? देखिए, दो यहाँ पे रैलियां मायावती कानपुर में करेंगी और लखनऊ में करेंगी। लखनऊ में जो प्रत्याशी है 9 सीटें हैं, वहाँ पे प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी। कानपुर में मायावती अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी। लगातार मायावती चुनावी सभाओं में जनसभाएं कर रही है। उनके भाषण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी बराबर पे निशाने पर है। ये बात और है कि बीजेपी ने ये माना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये माना है कि फर्स्ट फेज की लड़ाई बीएसपी के साथ उनको लड़नी पड़ी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसलिए ये कहना कि मायावती तीसरे नंबर पे है या फिर पीछे आ रही है, ये कहना गलत होगा। अगर देखा जाए तो मायावती अच्छी खासी टक्कर दे रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसलिए मायावती का जो उत्साहवर्धन है वो भी हुआ है। आज भी लखनऊ में है मायावती, कानपुर में है। देखना ये होगा कि लखनऊ में जिस तरह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास की बात करते हैं, गोमती रिवर फ्रंट की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, उसके जवाब में आज मायावती जब जनसभा को संबोधित करती है तो लखनऊ के लिए वो क्या जवाब देती है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। और कानपुर को जो एक कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल एरिया है उत्तर प्रदेश के लिए, व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, वहां पे मायावती क्या वादा करती है, क्या एजेंडा पेश करती है अपने भविष्य को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका हमसे जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी का इस पूरे मामले में देने के लिए। तो अब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार पूरे अपने चरम पर है और तीसरे चरण के लिए भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जगह जगह रैली करनी शुरू कर चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त उत्तर प्रदेश का मुकाबला हो चुका है। वहीं सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक और पार्टी उम्मीदवार अरुण वर्मा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। विधायक पर 3 साल पहले दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की हत्या कर दी गई। दुष्कर्म के मामले में 21 फरवरी को सुनवाई होनी है। महिला की हत्या के बाद विधायक अरुण वर्मा संदेह के घेरे में है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले अरुण कुमार वर्मा ने सबसे कम उम्र 25 साल में विधायक होने का रिकॉर्ड भी बनाया था। सपा विधायक को सीएम अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है और इसी विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी की थी। महिला के दुष्कर्म के आरोप का यह मामला काफी पुराना है। दरअसल 5 अक्टूबर 2013 को विधायक और उसके साथियों पर सुल्तानपुर शहर के गेस्ट हाउस में युवती के साथ गैंगरेप का आरोप लगा था। इस मामले में 2 आरोपी जेल में हैं। कुछ दिनों पहले युवती के पिता ने इस मामले में विधायक को तलब करने की अर्जी कोर्ट में दी थी, जिसकी सुनवाई 21 फरवरी को होनी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में राजनीति से इनकार नहीं किया। हालांकि उनका कहना यह है कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। घटना के बारे में कई बार जांच भी हुई है। मैं ये कहता हूं निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी को भी किसी संस्था से अगर जांच कराने के लिए भी मांग करते हैं तो सरकार उसके लिए जांच कराएगी और निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है। इसमें कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक तमाम चीजें भी देखनी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले एग्जिट पोल छापना एक अखबार को महंगा पड़ गया। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जागरण.com के संपादक शेखर त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद शेखर त्रिपाठी सहित दैनिक जागरण अखबार के मैनेजिंग एडिटर और आरडीआई नाम की संस्था के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। आरोप है कि दैनिक जागरण की वेबसाइट पर यूपी चुनाव के पहले चरण के बाद एग्जिट पोल दे दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक और एग्जिट पोल करने वाली संस्था रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यानी आरडीआई के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। चुनाव के सभी चरणों का मतदान पूरा होने से पहले एग्जिट पोल छापना आयोग के दिशा निर्देश का उल्लंघन है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के मुताबिक यूपी चुनाव पर कोई भी व्यक्ति 4 फरवरी की सुबह 7 बजे से लेकर 8 मार्च के शाम 5:30 बजे तक कोई एग्जिट पोल नहीं कर सकता, यानी कि नतीजों को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित नहीं कर सकता। दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद, जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है। उत्तराखंड राज्य की 69 विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी कि 15 फरवरी को मतदान होगा। राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप कनवासी की सड़क हादसे में मौत के बाद यहां चुनाव रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जनता से तमाम वादे किए हैं। उत्तराखंड में अभी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के सामने सरकार बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है। प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूर दराज के इलाकों के लिए पोलिंग पार्टीज को रवाना भी कर दिया गया। उत्तराखंड के नेपाल से लगी सीमा भी सील कर दी गई है। तो उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक ही चरण में 70 में से 69 सीटों पर मतदान होंगे। एक सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन से मतदान टल गया। राज्य में फौजियों की बड़ी तादाद को देखते हुए पूर्व सैनिकों के मुद्दे को कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी तरह से उभारा है। उत्तराखंड में प्रचार के आखिरी दौर में भगवान की शरण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। हर की पैड़ी की गंगा आरती में राहुल के साथ मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल रहे। तो क्या उत्तराखंड के चुनावी जंग में बीजेपी को परास्त करने के लिए अपने धुआंधार प्रचार के साथ कांग्रेस ऊपर वाले से भी बेहद उम्मीद लगाए बैठी है। प्रचार के आखिरी घड़ी तक यहाँ हर पार्टी के नेताओं ने अपना पूरा दमखम लगाए रखा। हर ऐसे मुद्दे को छुआ जिससे वोटर्स को अपने अपने पाले में मोड़ा जा सके। पिछले 4 चुनावों की तरह उत्तराखंड में पहाड़ों से मैदान की ओर पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बदहाली जैसे पारंपरिक मुद्दे तो हैं ही, साथ ही इस बार नोटबंदी भी इसमें जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ ये कहते हुए कांग्रेस पर हमला किया कि उसने 1 रैंक 1 पेंशन जैसे मुद्दे को 40 साल तक लटकाकर और सर्जिकल स्ट्राइक पर शक कर फौजियों का अपमान किया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पूर्व फौजियों के मामले में अधूरी कवायद का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पूर्व सैनिकों के कल्याण की योजनाओं को अमली जामा वही पहना रही है। पीएम मोदी भले ही सीएम हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त वाले कथित स्टिंग का जिक्र करते रहे हों, लेकिन राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा दाव सीएम हरीश रावत के चेहरे पर है। रावत सरकार के कामकाज का बखान करते हुए कांग्रेस ने अपने असली निशाने पर यहाँ पीएम मोदी को ही रखा। कांग्रेस वालों ने 40 साल तक
वन रैंक वन पेंशन के मामले को लटकाए रखा। 6-8 महीने तक सरकार के पास निवृत्त सैनिक कितना पेंशन, कितना वन रैंक वन पेंशन होगा, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। ये 2.5 साल से प्रधानमंत्री मंत्री हैं, कोई तब दिखाई दिए जब आपदा से उत्तराखंड जूझ रहा था, जब हम अपने जीवन का संघर्ष लड़ रहे थे उत्तराखंडवासी, उस समय ये कोई पूछने आए हैं? और इस समय जब हमने उत्तराखंड खड़ा कर दिया और उत्तराखंड अपने पांव पर खड़ा हो गया, तो अब ये फसल चोरने के लिए आए। लेकिन टिकट वितरण के दौरान उत्तराखंड में बगावत की स्थिति ये रही कि नामांकन पूरे होने के बाद भी कांग्रेस के 28 और बीजेपी के 25 बागी मैदान में अलग से डटे रह गए। दोनों पार्टियों में एक दूसरे के बागियों को टिकट देने की होड़ भी लगी रही। कहीं चुनाव को तैयार उत्तराखंड में जनता के असली मुद्दों पर बागियों का मुद्दा भारी तो नहीं पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ उकसाने वाले बयान देकर जनता को भड़काने की कोशिश तेज करते जा रहे हैं। हालात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस लड़ाई में कूद पड़े। शिवराज सिंह चौहान ने एक विवादास्पद बयान दिया और कहा कि सपा नेता आजम खान का नाम लेने पर स्नान करना पड़ता है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। सत्ता के स्वार्थ का दूसरा नाम है राजनीति। यूपी चुनाव के वक्त नेताओं के भड़काऊ बयान के बावजूद जनता संयम का परिचय दे रही है, लेकिन नेता लोग जनता के सब्र का इम्तिहान लेने से बाज नहीं आ रहे। हालत यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से ही उत्तर प्रदेश में सियासत के तीर चला रहे हैं। निगाहें सपा नेता आजम खान पर है तो निशाने पर प्रदेश के हिंदू वोट। आजम खान साहब है, अब उनका क्या नाम लूं? कहते नाम लो तो स्नान करना पड़ता है। अलग अलग नजरिए छाट रखे और एमएलए उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। जाहिर है मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री को जवाब भी कम भड़काऊ नहीं मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान का मकसद पूरा हो गया। इस बयान ने एमपी में अब तक 50 के करीब जान ले चुके व्यापम घोटाले की वजह से 634 छात्रों के दाखिले रद्द होने की खबर को छोटा कर दिया। साथ ही मामा ने यूपी में ध्रुवीकरण की कोशिश में अपनी आहुति डालकर आला कमान को भी खुश कर दिया। लेकिन इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। ये बयान भले ही अरुणाचल प्रदेश पर दिया है, लेकिन पार्टी के निशाने पर विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के अल्पसंख्यक मतदाता हैं। बीजेपी ने भी इसका जवाब देकर अपने मतदाताओं को खुश कर दिया। अरे चुनाव तो चलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये वक्तव्य क्यों दिया कि अरुणाचल को हिंदू राज्य बना रहे हैं? ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? सत्ता की सियासत इस बात की परवाह नहीं करती कि उनके बयानों से आवाम पर क्या गुजरती है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के मौके पर ऐसे सरफरों की तलाश रहती है जो उनके उकसाने पर कौमी एकता और भाईचारे का कत्लो गारत करने को तैयार हो जाएं। ऐसे लोगों को ये पार्टियां गोद ले लेती हैं और उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करती हैं। यही है हमारा लोकतंत्र और राजनीति की भाषा। कोई कैसे करे इन नेताओं से विकास की आशा। अंशुमन त्रिपाठी के साथ अमित यादव, एपीएन। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक सीए की 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई न करने से नाराज परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ रात को थाना इंदिरापुरम में हंगामा किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की। एसपी सिटी की कार्रवाई के आश्वासन पर लोग शांत हुए। शक्तिखंड 3 निवासी सुभाष यादव नोएडा की एक निजी कंपनी में सीए हैं। उनकी 12 वर्षीय बेटी नोएडा के स्कूल में पढ़ती है। सोमवार दोपहर उनकी पत्नी बेटी को बस स्टॉप से लेकर घर पहुंची और बेटी को घर छोड़कर बड़ी बेटी को लेने बस स्टॉप गई। 15-20 मिनट बाद लौटी तो देखा कि घर की चाबी बाहर सीढ़ियों पर थी और बच्ची गायब थी। उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी पति को दी और बेटी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिलने पर परिजनों ने दोपहर में थाना इंदिरापुरम में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो सीसीटीवी कैमरे में बच्ची भागती हुई दिखाई दे रही है। दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, आज बहुत दिन बाद ही गई थी जी। इलेक्शन के बाद आज स्कूल खुला है तब आज गई है। इसमें ये दिख रहा है कि बच्ची हड़बड़ा के भाग रही है। हाँ, अब ये किसने क्या कहा, उससे क्यों भागी वो? वैसे उसको पता है मेरा स्टॉप वहाँ है, मैं वहाँ बैठी मिलूंगी उसको, वो यहाँ इस पे क्यों भागी?
दिख तो रहे हैं, बाइक में लग रहा है कोई बाइक दिख रही है, 2 आई हैं, 3 जा रहे हैं, कौन है वो कौन नहीं है, लेडीज पहले ऊपर आ गई। ऐसा तो अभी मुझे कोई सी पे शक नहीं है। कोई रैंसम कोई कॉल आया हो? नहीं, ऐसा तो कोई अभी कॉल नहीं आया भैया मेरी बच्ची को। घटना ये है कि उसकी माँ ने उसमें घर में छोड़ गई थी बाहर से लॉक करके। लड़की के पास अपनी एक फ्लैट की चाबी थी जिससे उसने दरवाज़ा ओपन किया है और उसकी अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि लड़की वहाँ बहुत ही तेज़ गति से दौड़ते हुए अपार्टमेंट के बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद से लड़की के बारे में जानकारी हासिल नहीं हुई है। पुलिस के पास जैसे ही जानकारी ये आई इन्फॉर्मेशन, इसकी एफआईआर अंडर सेक्शन 363 आईपीसी दर्ज की गई है और लड़की का पता लगाया जा रहा है। उधर मेरठ पुलिस ने फरार हुए 50,000 के इनामी बदमाश इकराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल भी बरामद की। इकराम एक हत्या के आरोप में पिछले 12 सालों से जेल में बंद था, लेकिन उसकी पैरोकारी के चक्कर में कई लोगों ने बातों में फंसाकर उसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसलिए उनसे बदला लेने के लिए 3 नवंबर 2016 को कचहरी में पेशी पर आते वक्त अपने कुछ साथियों की मदद से पुलिस कस्टडी से फरार हो। इकराम अपने साथी सुहैब के साथ मेरठ पहुंचा, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इकराम पर 50,000 का इनाम था। इससे पहले 2010 में भी इकराम एक बार फरार हो चुका था, लेकिन तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। सदर बाजार की टीम ने, जो हमारे एसपी हैं उनके नेतृत्व में, इंस्पेक्टर पंकज पंत ने और सर्विलांस टीम के इंचार्ज करमवीर, इन लोगों के ज्वाइंट एफर्ट से एक 50,000 रुपए का इनामी इकराम पकड़ा गया है, जो सरदना का रहने वाला है। उधर मिर्जापुर के अदरहाट इलाके के फतेहपुर टोल प्लाजा के पास अचानक एक ट्रक में आग लग गई। घंटों तक ट्रक आग के लपटों में घिरा रहा। टोल प्लाजा कर्मचारियों ने ट्रक के चालक और क्लीनर को बचा लिया। सूचना मिलने के घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इतना पता डंपर उम्पर कुल आ जाना चाहिए, कहाँ से आई? जब गाड़ी खड़ा रही तब ना कहीं। आग की भयावहता कितनी रही है, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। गिट्टी है, भाग जाओ वहां से, अबे साइकिल लेके पीछे हट, अभी टायर फटेगा। तो वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर झारखंड भी 16 और 17 फरवरी को मोमेंटम झारखंड 2017 के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहा है। 150 करोड़ रुपए के खर्च से हो रहे इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पूरा सरकारी महकमा जी तोड़ मेहनत कर रहा है। तो वहीं कई विपक्षी दलों के साथ कई आदिवासी संगठन भी इसके विरोध में उतर गए। कार्यक्रम के विरोध से सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 2014 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सुगम व्यापार के मामले में झारखंड देश में 26वें स्थान पर था। व्यापार करने में मुश्किलों के मामले में झारखंड सबसे अव्वल था। एमओयू को झारखंड के लिए मजाक समझा जा रहा है, लेकिन रघुवीर दास की अगुवाई में पिछले 2-3 सालों में सरकार की छवि बदलने की कवायद तेज हुई है। झारखंड भी अब गुजरात के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। सरकार का दावा है कि 150 करोड़ के खर्च से आयोजित किए जा रहे मोमेंटम झारखंड 2017 के जरिए प्रदेश में 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आएगा। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए व्यापारियों और उद्योगपतियों को कोलकाता से रांची लाने ले जाने के लिए चार्टर विमान किराए पर लिए गए हैं और इसके लिए एयर इंडिया और अलायंस एयर से साझेदारी की है। अनुमान है कि आयोजन में 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। राज्य सरकार ने इन हाई प्रोफाइल मेहमानों की मेहमान नवाजी में दिल खोलकर खर्च करने की योजना बनाई है। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन की सुरक्षा में पुलिस के 4700 जवानों और अधिकारियों को तैनात किया गया है, लेकिन विपक्ष बड़े पैमाने पर हो रहे खर्च का विरोध कर रहा है। वाम दलों के नेताओं से अपील किया कि वो 14 को ही करे और चूंकि ये जन पंचायत है, जनता के बातों को सुनाना है, इसीलिए आज वाम दलों की बैठक में ये तय हुआ कि 14 तारीख को ही राजभवन के सामने धरना दें। जाहिर है कि झारखंड सरकार ने इस तरह की कोशिश पहले भी की थी, जो औंधे मुंह जमीन पर आ गई। ऐसे में विपक्ष से फिजूल खर्ची मान रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री रघुवीर दास ने सफाई दी है कि केवल उन्हीं एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिन पर काम शुरू होने की संभावना होगी। लेकिन आदिवासी संगठनों को भी ऐसा आयोजन गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने उद्योगों के लिए अपनी जमीन न देने का ऐलान किया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये भी कहते हैं आदिवासी और मूलवासी यहाँ का इस मन बना लिया है, लाख करोड़ एमओ, लाख इन्वेस्टर सबमिट कराए, 1 इंच जमीन भी यहाँ का आदिवासी और मूलवासी इसको नहीं देगा, आसमान में ही बनाएगा।
इन संगठनों की 14 फरवरी को रांची में विशाल धरना और 15 फरवरी को सभी प्रखंड और जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री और क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का पुतला जलाने की भी तैयारी की है। लेकिन सरकार को मोमेंटम झारखंड 2017 से बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें अंबानी समेत कई बड़े उद्योगपतियों को लाने के लिए खासी मेहनत की गई है। रफी सामी, रांची, APN। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच उस वक्त सियासी तड़का लग गया जब सहारनपुर के बेहट विधानसभा क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में सपा यूजन सपा के जिला उपाध्यक्ष हिदायत अली के भाई हसन अली खुले मन से आग उगलने लगे और खुद को अगले 5 साल के लिए इलाके का थाना अध्यक्ष बताने लगे। इस मौके पर हसन अली ने फर्जी वोट डालने की सलाह भी दी और ऐलान कर दिया कि ऐसा करने वक्त डरने की जरूरत नहीं है। मंच पर खुलेआम हसन अली कानून का माहौल उड़ाते रहे और हैरत की बात है कि जिस वक्त मंच पर बदजुबानी की जा रही थी उस वक्त कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद भी वहां पर अपने कई समर्थकों और कई और नेताओं के साथ मौजूद थे। सब लोग और ये दो हाथ 10-10 बार बटन दबाएंगे, 10-10 बार। और मैं बैठा हूं, मेरा बाप बैठा है मिर्जापुर में, थाना यहाँ है। 11 तारीख तक सरकार पुलिस की है, 11 तारीख के बाद थाना अध्यक्ष मैं हूँगा और 5 साल के लिए थाना अध्यक्ष बनूंगा। वो तो महीने 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए आते हैं। किसी गरीब मजलूम की मैं आवाज हूँ, बुलंद आवाज हूँ मैं, ये पता है मेरे चाचा, ये आप पब्लिक ने बता दिया। और इस वक्त मेरे सहयोगी रोशन लाल सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। रोशन लाल, पूरा मामला क्या रहा वहां पर और अब इसके आगे की कार्रवाई क्या होने जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सहारनपुर की बेट विधानसभा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में नंबर 1 विधानसभा है। तो इस पर आज कल की घटना है जब ये इमरान मसूद जो कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, वो नरेश सैनी के और समाजवादी जो गठबंधन है उसके सभा के सभी नेता मिर्जापुर गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान ये जो विधानसभा की जनसभा अध्यक्ष हैं अली, तो उन्होंने भी जब बारी आई मंच पर बोलने की तो उन्होंने इस तरह से अपना भाषण शुरू किया और उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनवा भी रहे हैं कि उसने कहा मैं बैठा हूँ, मेरा बाप बैठा है। पुलिस जो है 2 दिन 4 दिन 1 महीने भर के लिए थाने पर रहते, लेकिन उसके बाद मैं खुद इस थाने का एक्सो बना रहूंगा। ये अपने आप में बड़ा बयान इसने दिया है। और देखा जाए तो इससे इन्होंने ये कहा है कि एक आदमी के 2 हाथ है, आप लोगों के 2 हाथ 10-10 बार कहें तो कि बूथ कैप्चर करने की भी सीधी घोषणा इस मंच से की गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मंच पर मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा बयान दिया जाता है तो ये अपने आप में दूसरे दलों के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन लाल सैनी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी का इस मामले में। तो शिवसेना और बीजेपी के बीच तकरार दिनों दिन तीखी होती जा रही है। शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी कि उन्हें रेनकोट जैसे बयानों से बचना चाहिए और सरकार के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर तीखे हमले करते हुए मोदी की भी जन्म कुंडली उनके पास है, ये भी कहा गया। शिवसेना ने पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। सामना में कहा गया कि वो हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सीख देना बंद करें। नरेंद्र मोदी के तीखे शब्द बाणों से जहां कांग्रेस लहूलुहान होती जा रही है, तो वहीं शिवसेना के मोदी पर हमले दिनों दिन धारदार होते जा रहे हैं। लेकिन इस भगवा ब्रिगेड के हमले को नजरअंदाज करना फिलहाल बीजेपी की मजबूरी है। मनमोहन सिंह भले ही रेनकोट पर नहाने के मसले पर पीएम मोदी को जवाब नहीं दे पाए, लेकिन शिवसेना ने मोदी को चुभने वाली नसीहत दे डाली। सामना में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को दूसरों के बाथरूम में झांकने की राजनीति छोड़ सरकार के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। यही नहीं, सामना ने मोदी की कांग्रेस की जन्म कुंडली अपने पास होने का जवाब भी दे दिया। सामना में कहा गया कि मोदी की जन्म कुंडली उनके पास है। सामना के संपादकीय में गोधरा कांड की याद दिलाते हुए मोदी को नसीहत दी है कि उनके पीएम के पद से हटने के बाद उनकी जन्म कुंडली दूसरों के पास पहुंच जाएगी। शिवसेना ने पीएम और महाराष्ट्र के सीएम को मर्यादा का पालन करने की सीख दी है। शिवसेना ने यूपी में बहु बेटियों के असुरक्षा के पीएम के बयान पर पूछा कि यूपी से जीते आपके 70 सांसद क्या कर रहे हैं। सामना ने पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी निशाने पर ले लिया। सामना के संपादकीय में हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के भागवत के आगरा में दिए बयान की तीखी आलोचना की गई है। शिवसेना ने गरीबी,
बेरोजगारी का हवाला देते हुए मुसलमानों की आबादी को रोकने के लिए समान नागरिक कानून लागू करने की कोशिश के बजाय हिंदुओं की तकलीफ बढ़ाने वाली सलाह दी जा रही है। बहरहाल बृहन्मुंबई नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी का अचानक छोटे भाई के बजाय बड़े भाई की भूमिका में आ जाना शिवसेना को काफी खल गया है। हजारों करोड़ के बजट वाली बीएमसी के चुनाव में इसीलिए शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। यही नहीं, आगे भी दोनों पार्टियों का गठबंधन खटाई में पड़ गया है। सचिन शर्मा, एपीएन। तो वहीं तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला के लिए आज का दिन अहम है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला सुनाने वाली है। 1.5 दशक पुराने इस मामले में हाई कोर्ट से शशिकला को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और अमिताभ रॉय की खंडपीठ अगर हाई कोर्ट के फैसले को मान लेती है तो शशिकला को बड़ी राहत मिलेगी। इस मामले में आने वाले फैसले को शशिकला के मुख्यमंत्री बनने या न बनने से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं एआईएडीएमके में सत्ता के लिए संघर्ष जारी है और पार्टी के दोनों ही पक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं पोस्ट गार्डन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए शशिकला ने कहा कि वो पनीरसेल्वम या किसी और से नहीं डरती और जिन्होंने पार्टी को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा है। इन सबके बीच अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव को सलाह दी कि वो विधानसभा में बहुमत परीक्षण करवाएं ताकि ये पता चल सके कि बहुमत कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम के पास है या पार्टी महासचिव वीके शशिकला के साथ। अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि राज्यपाल द्वारा 1 सप्ताह के अंदर तमिलनाडु विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और फ्लोर टेस्ट कराया जाए। तमिलनाडु में सत्ता का संघर्ष जारी है। एआईएडीएमके महासचिव शशिकला नटराजन और ओ पनीरसेल्वम के बीच रस्साकशी चल रही है। तमिलनाडु में सरकार गठन का अभी कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा। एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी शशिकला नटराजन ने कहा कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पनीरसेल्वम का असली रंग अब दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने 33 साल में ऐसे 1000 पनीरसेल्वम देखे हैं। एआईएडीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचना दी है कि पुलिस ने गोल्डन वे रिजॉर्ट जाकर 119 विधायकों का बयान ले लिया है। पार्टी प्रवक्ता वेगई छेलवन ने दावा किया कि विधायकों का बहुमत जनरल सेक्रेटरी शशिकला नटराजन के साथ है और राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। शशिकला गुट के मुताबिक पनीरसेल्वम के पास सिर्फ 7 विधायकों का समर्थन है और वो विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सकते। दरअसल राज्य में सरकार बनाने को लेकर गवर्नर के फैसले में देरी के साथ ही पनीरसेल्वम खेमा लगातार मजबूत हो रहा है। इस खेमे में एआईएडीएमके के 6 और सांसद आ गए। इस तरह पनीरसेल्वम के साथ अब लोकसभा और राज्यसभा के कुल 11 सांसद हैं। खबरों के मुताबिक 7 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। शशिकला ने 129 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। एआईएडीएमके के 135 विधायक हैं। बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए। 7 विधायक पनीरसेल्वम के साथ हैं। शशिकला फिलहाल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन बुलावे में हो रही देरी से उनके लिए मुश्किलें भी पैदा हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं पाकिस्तान के लाहौर में सोमवार शाम हुए बम ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में लाहौर ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी और पंजाब पुलिस के एसएसपी भी शामिल हैं। इस ब्लास्ट में करीब 47 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबानी गुट जमात उल अहरार ने ली है। जानकारी के मुताबिक लाहौर के पंजाब पूर्वांचल असेंबली के पास एक समूह धरना प्रदर्शन कर रहा था। उसी वक्त बहुत तेज धमाका हुआ और धमाके की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में लाहौर में बम धमाका हुआ है जिसमें 47 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि इस धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान गुट जमात उल अहरार ने ली है। जानकारी के मुताबिक लाहौर के पंजाब पूर्वांचल असेंबली के पास एक समूह धरना प्रदर्शन कर रहा था। उसी वक्त बहुत तेज धमाका हुआ और धमाके की चपेट में आने से 13 लोगों की इसमें मौत हो गई, जबकि 47 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन 13 लोगों में लाहौर ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी और पंजाब पुलिस के एसएसपी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लाहौर में सोमवार शाम हुए बम ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में लाहौर ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी और पंजाब पुलिस के एसएसपी भी शामिल हैं। इस ब्लास्ट में करीब 47 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान गुट
जमात उल अहरार ने ली है। जानकारी के मुताबिक लाहौर के पंजाब पूर्वांचल असेंबली के पास एक समूह धरना प्रदर्शन कर रहा था। उसी वक्त बहुत तेज धमाका हुआ और धमाके की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हुई। हालांकि 47 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर लगातार उनका इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी इस मामले में भी लग गई हैं कि आखिरकार धमाके करने वाली एजेंसी के पीछे मंशा क्या था और कहीं आगे भी ऐसा कोई प्लान तो उनका नहीं है। साथ ही साथ आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन वहां पर चलाए जा रहे हैं। और आज प्यार के इजहार का दिन वैलेंटाइन डे है। बाजारों में इस मौके पर खासी रौनक है। इस बेहद खास मौके पर आप भी अपने पार्टनर का दिल खास तोहफा देकर जीत सकते हैं। बाजार में गिफ्ट्स की वैरायटी और लोगों के पसंद नापसंद को जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण ने। इस वक्त हम खड़े हुए हैं दिल्ली के सीपी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैलेंटाइंस डे के लिए बाजार पूरी तरीके से सज चुका है। यहाँ पर ढेरों कार्ड्स रखे हुए हैं, गिफ्ट्स आइटम्स हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पूरे रो में भी कार्ड्स ही कार्ड्स हैं। आप जिसे भी प्यार करते हैं, जो भी आपके लिए खास हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपका मंगेतर हो, योर वाइफ, योर हस्बैंड, आप किसी के लिए भी गिफ्ट ले सकते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कस्टमर मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किस तरीके से वो अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगी। टेल मी, आप किस तरीके से अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना चाहती हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वैलेंटाइंस के लिए, स्पेशली बिकॉज आई थिंक बेस्ट पार्ट होता है वैलेंटाइंस के गिफ्ट्स देना, जो कि पूरा प्रपोज डे, रोज डे एंड इवन टेडी डे होता है। तो मैं अभी हैम्पर क्रिएट करवा रही हूँ कुछ स्पेशल, और मेरे माइंड में कुछ इंटरेस्टिंग गिफ्ट आइटम्स हैं फॉर मेन जो मैं चूज़ करवा रही हूँ। बाकी अभी रोमांटिक डिनर्स या फिर कुछ ऐसा मन है तो देखते हैं वैसा कोई प्लान होता है या नहीं। यहाँ पर एक कस्टमर और हैं और ये कार्ड्स परचेज करने आए हैं स्पेशली वैलेंटाइंस डे के मौके पर। सर, आप किसके लिए कार्ड लेने वाले हैं? अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूँ। ओके ओके। कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को 4 साल होने वाले हैं। ओके, 4 साल हो जाएंगे। मेरा एक 3 साल का बेटा भी है। हाँ। तो लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ से उतना ही प्यार करता हूँ जितना शादी के पहले। Actually, I have not planned much. I could not plan for some reasons, but I will do something definitely. Yeah, I'm finding out some gifts for my husband, and just looking something that I can find unique. Maybe a card. I found a couple T-shirt, and I'm just looking for something more. Maybe some chocolates, some gifts for him. मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैलेंटाइंस डे के इस मौके पर कितने लोग आते हैं आपसे और किस किस तरह के गिफ्ट मांगते हैं? एक्चुअली ऐसा है, फुटफॉल तो मैं बता नहीं सकती, पर ऑल द टाइम शॉप पूरा टाइम बिजी रहती है। हम हर मिनट बिलिंग करते रहते हैं। इसमें बच्चे बूढ़े क्या हर नौजवान आ रहा है। मैंने इस बार नोटिस किया है कि यंग ही नहीं है, ओल्ड एज भी अबव 45 भी वैलेंटाइन मना रहे हैं। तो वैलेंटाइंस डे के दिन आपने देखा कि किस तरीके से लोग आते हैं प्यार का इजहार करने के लिए, छोटे छोटे गिफ्ट्स का सहारा लेते हैं, कार्ड्स लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिन है प्यार का इजहार करने का, और हम चाहते हैं कि ये दौर इसी तरह से बना रहे। लोग अपने प्यार का इजहार, अपनी खुशियों का इजहार इसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर करते रहें। कैमरामैन विवेक के साथ अंजू निर्वाण, APN दिल्ली। और आइए एक नजर डालते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों पर इलेक्शन एक्सप्रेस में। जैसलमेर में शिवपाल यादव के लिए की गई अपनी चुनावी रैली में मुलायम सिंह यादव ने मंच पर इटावा सदर से लोकदल के प्रत्याशी आशीष राजपूत को बुलाकर आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि सपा में आपसे खींचतान जब चरम पर था, उस वक्त लोकदल ने मुलायम सिंह को स्टार प्रचारक बनाया था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इटावा की जनसभा में भारी भीड़ देखकर कहा कि उन्हें बीएसपी की जीत का भरोसा है। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास अभी तक कोई सीएम उम्मीदवार नहीं है। सपा के फायर ब्रांड नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर अपने विवादित बोल के चलते सुर्खियों में हैं। बदायूं में एक जनसभा के दौरान आजम खान ने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को निशाने पर लिया।
उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनावी शोर थम गया है। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं जिले की 66 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। फैजाबाद पहुंचे शिया धर्मगुरु कलवे जवाद ने राजनीतिक पार्टियों को नसीहत देते हुए कहा कि सियासत पर धर्म का नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। लखनऊ कैंट से समाजवादी प्रत्याशी अपर्णा यादव ने जनसभा कर लोगों से वोट करने की अपील की। अपर्णा के मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और सपा के वरिष्ठ नेता अशोक वाजपेयी मौजूद रहे।